हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बाय मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली बोथ. तो एज यू नो, मॉडुलस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द magnitude square of magnitude of first vector plus square of magnitude of second vector plus 2 multiplied by magnitude of first multiplied by magnitude of second multiplied by cosine of angle between them. तो जिनको आप ऐड करें उनके बीच का एंगल. और मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर माइनस magnitude of first multiplied by magnitude of second and cosine of angle between them. जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें उनके बीच का एंगल. तो एडिशन में यहाँ प्लस आ जाता है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है. If resultant vector makes an angle alpha with a vector, तो tan alpha comes b sin theta upon a plus b cos theta, and resultant vector makes an angle beta with a vector, so this comes b sin theta upon a minus b cos theta. And as you know, modulus of a vector, magnitude of modulus of a vector plus b vector lies between a minus b to a plus b, or you can say lies from modulus of a vector minus modulus of b vector modulus of a vector plus b vector. Similarly, modulus of a vector minus b vector modulus of a vector minus b vector also lies from modulus of a vector minus modulus of b vector modulus of a vector plus modulus of b vector. लेकिन गजब की बात ये, when both are in same direction, तो ये तो मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है, क्योंकि जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b. एंड when a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ b. आप में से कुछ बेहोश हो रहे होंगे तो सिंपल लिख देता हूं a माइनस बी. और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसका वैल्यू आएगा a माइनस बी और इसका वैल्यू आएगा a प्लस बी. बोले तो ये तो मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा. तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं. वैसे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है. फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर बोले तो जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, तो फॉर नॉन टू जीरो वेक्टर, फॉर नॉन जीरो वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. तो दो वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड और उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है. तो फॉर two non-zero vectors, modulus of a vector plus b vector is equal to the modulus of a vector minus b vector. Find the angle between a vector and b vector. So you have to find angle between a vector and b vector. So let angle between a vector and b vector is theta. तो as you know, modulus of a vector plus b vector क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. और ये दोनों क्या है, इक्वल. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab cos थीटा इधर आएगा तो 2ab cos थीटा पहले से इधर मौजूद है, तो ये कितना हो जाएगा, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0. इन सब का मल्टीप्लीकेशन 0 है
तो क्या इन सबका मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब इनमें से कम से भी कम एक क्वांटिटी 0 है। तो क्या 4 0 है? नहीं। ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, इनकी वैल्यू भी 0 नहीं है, तो थीटा कितना है? 0। कॉस की वैल्यू सॉरी कॉस थीटा 0 है, तो कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इट्स मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो अगर आपको याद आता है व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल आता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तभी उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं यहां पर थोड़े से यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है? नाम से पता लग रहा है यूनिट, नाम से पता लग रहा है यूनिट। तो बोले तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट। बोले तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8, उस वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब बहुत सी बार क्या आ जाता है, आपको एक वेक्टर गिवन होता है, लेट अस सपोज ये ए वेक्टर गिवन है, और आपसे बोला जाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। बोले तो आपको किसी वेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट फाइंड आउट करना है। तो किसी वेक्टर का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, डिवाइड वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर अपन को किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो देखना होगा क्या? लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है और इट्स मैग्नीट्यूड इज 20 न्यूटन, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ए वेक्टर है whose magnitude is 20 न्यूटन और इसका डायरेक्शन कितना है? नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मैं ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो कितना आएगा? 20 न्यूटन। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो ए वेक्टर क्या है? 20 न्यूटन, नॉर्थ ईस्ट इसका डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए बोलो कि मॉडुलस ऑफ ए बोलो, एक ही बात है। ये कितना है? 20 न्यूटन, 20 से 20 क्या हो गया? कैंसिल, क्या आ गया? 1 आ गया। बोले तो आपके पास जब आपने किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो आपके पास जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 आया। इसका मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट, जो कि खुद इस ए वेक्टर का डायरेक्शन है। तो अगर अपन को किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या चीज हुआ? रेशियो ऑफ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर किसके इक्वल होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और पता लगा जब मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो जो ऑब्टेन वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा और ऑब्टेन वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो कि इस वेक्टर की है। तो पता लगेगा यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 and its direction is same as that the direction of given vector। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा और उसकी डायरेक्शन
गिवन वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगी। मींस ए वेक्टर का जब मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा और डायरेक्शन वही होगी जो कि ए वेक्टर की होगी। बोले तो ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इस ए वेक्टर के ही पैरेलल होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, बस इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। अरे सिंपल सी बात है, ए वेक्टर किसी भी वेक्टर के अंदर क्या चीज होती है, दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस ए वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगी डायरेक्शन। तो देखो 20 तो 20 से कैंसिल हो गया तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया और केवल क्या बची डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या चीज है, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और यूनिट वेक्टर को हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स पर केप अप्लाई कर रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर को अपन इंग्लिश अल्फाबेट में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनके ऊपर कैप बोले तो टोपी, कैप अप्लाई कर अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप। तो ये जो ए कैप होगा इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा और इस ए कैप की डायरेक्शन वही होगी जो कि किसकी डायरेक्शन है, ए वेक्टर की। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और तो जो ऑब्टेन वेक्टर होगा उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या वाला होगी, एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि गिवन वेक्टर की है। अब आप फिर थोड़ा सा समझिएगा, तो ए के इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए के, और मॉडुलस ऑफ ए को मैं ए भी राइट कर सकता हूं ए के। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन हो गया। और ए के क्या चीज है, 1 नॉर्थ ईस्ट, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 न्यूटन क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। इसका मतलब वापस यही चीज आ गई, वापस यही चीज आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है, अपन बार बार बोलते हैं किसी भी वेक्टर क्या एक बंडल है मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, ए से रिप्रेजेंट हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड को इसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। दो चीजों से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो उसके मैग्नीट्यूड से, उसके डायरेक्शन से। तो अपन सब जानते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आज डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को इसी का जो यूनिट वेक्टर होगा उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब मैं इसके मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए आ जाएगा। और पता लगा इस ए केप की डायरेक्शन वही है जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ये ए केप क्या शो करेगा, इसकी ए केप क्या शो करेगा, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा। तो आज के बाद डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के लिए हम उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। बोले तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो ए का ही आएगा और इस ए वेक्टर की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो कि इस ए केप की है। और चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपने देखा कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए मल्टीप्लाई बाय ए केप। तो यहां से तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया और ए केप से इसकी क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई, क्योंकि ये ए केप इसी के डायरेक्शन में।
तो आज के बाद जब भी मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा तो उसके मैग्नीट्यूड तो इस तरह से राइट कर दिया जाएगा और इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसी का यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो मैग्नीट्यूड देगा और यूनिट वेक्टर क्या देगा, उसकी डायरेक्शन को। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या चीज है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और उसकी डायरेक्शन उसी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्टेन वेक्टर इस वेक्टर का क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। क्योंकि इस प्रोसेस से जो ऑब्टेन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, डिस्टेंस ऑफ कोटा, डिस्टेंस ऑफ कोटा, कोटा कितनी डिस्टेंस पर है, फटाफट बताइए। डिस्टेंस ऑफ कोटा, कोटा कितनी डिस्टेंस पर है। तो आप में से कुछ बोल रहे होंगे सर कोटा 30 किलोमीटर है, कुछ बोल रहे होंगे 35 किलोमीटर है, कुछ बोल रहे होंगे 40 किलोमीटर, कोई बोलेंगे सर पता नहीं कितने किलोमीटर है। तो भैया लोगों, पहली बात तो कंफर्म कर लीजिए, मैंने आपसे पहले केवल ये पूछा है डिस्टेंस ऑफ कोटा, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि डिस्टेंस ऑफ कोटा फ्रॉम बूंदी। मैंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने कहा केवल डिस्टेंस ऑफ कोटा। तो आपका मेरे से क्वेश्चन होना चाहिए था सर कहां से। पहले आप ये तो बताओ कि कोटा के डिस्टेंस कहां से बोले, कि कोटा के डिस्टेंस बूंदी से बोले, तालेड़ा से बोले, जयपुर से बोले। क्योंकि डिस्टेंस ऑफ कोटा का तालेड़ा से बोलते हैं तो लमसम 17 किलोमीटर, बूंदी से बोलते हैं तो 35 किलोमीटर, जयपुर से बोलते हैं तो लमसम 250 किलोमीटर। तो भैया कोटा ये, लेकिन कोटा का अलग अलग जगह से डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो आपका मेरे से क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पूरा था ही नहीं, आधा क्वेश्चन था जिसका कोई आंसर ही नहीं, जिसका कोई आंसर ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई इसको 17 बोल सकता है, कोई 35, कोई 250, कोई झालावाड़, कोई 12 का होगा तो वो 60-70 किलोमीटर बोलेगा, कोई दिल्ली का होगा तो वो पता नहीं क्या कितने किलोमीटर बोलेगा। तो जब तक मैं ये नहीं बोलूं कि डिस्टेंस ऑफ कोटा फ्रॉम बूंदी, तालेड़ा, जयपुर, देवली, तब तक अपन कोटा के डिस्टेंस नहीं बोल सकते। इसका मतलब अगर आपको कोटा के डिस्टेंस या इवन कोटा की पोजीशन बतानी है, कोटा की पोजीशन बतानी है, अरे किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कितना दूर है और किस डायरेक्शन में। क्योंकि यही कोटा बूंदी के रेस्पेक्ट में तो है 35 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन यही कोटा 12 के रेस्पेक्ट में 60 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यही कोटा ऑलमोस्ट झालावाड़ के रेस्पेक्ट में 70 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अरे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये 5 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो अगर मैं इस ए की बात करूं तो बी के रेस्पेक्ट में राइट हैंड पर, सी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड पर, और इसके तो ये नीचे, तो यही है। लेकिन बात आ रही किसके रेस्पेक्ट में, तो जब तक मैं किसके रेस्पेक्ट में बात नहीं करता तब तक मैं किसी की भी पोजीशन नहीं बता सकता। तो जब तक अपन ये नहीं बोलेंगे कहां से, अपन किसी भी दूसरी चीज की पोजीशन को नहीं बता सकते। द बॉडी बाय विच द पोजीशन ऑफ अनदर बॉडी इज स्पेसिफाइड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ अनदर बॉडी इज स्पेसिफाइड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोले तो जिसके रेस्पेक्ट में हम अनदर बॉडी, अनदर सिटी, अनदर थिंग की
पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप कोटा की पोजीशन बोल रहे हो बूंदी के रेस्पेक्ट में, तो बूंदी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जब कोटा की पोजीशन बोल रहे हो जयपुर के रेस्पेक्ट में, तो जयपुर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जब कोटा की पोजीशन तालेड़ा के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो तालेड़ा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो जिसके रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ अनदर बॉडी इज स्पेसिफाइड नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, एक बहुत छोटी चीज भी हो सकती है और बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। जैसे इस रूम में मेरे हिसाब से बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि मोबाइल मेरे सामने, बोर्ड मेरे पीछे, तो मेरे हिसाब से बात करूंगा तो मैं क्या बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पूरी बिल्डिंग में किसी अनदर रूम की बात करेंगे तो वो इस रूम के हिसाब से बात करेंगे तो ये रूम क्या बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पूरी बूंदी में किसी जगह की बात करेंगे तो ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग क्या बन जाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंडिया में अगर किसी सिटी की बूंदी के हिसाब से बात करेंगे तो बूंदी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। अगर स्पेस के अंदर अगर अपन जुपिटर, मार्स, सैटर्न की बात करेंगे तो अर्थ क्या बन जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बहुत छोटा भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा भी हो सकता है। जिसके रेस्पेक्ट में अपन अनदर बॉडीज की पोजीशन को बताएंगे उसको क्या लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन फिजिक्स जनरली अर्थ इज टेकन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फिजिक्स के अंदर अर्थ को अपन क्या लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर एक और को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और वो क्या चीज है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन फिजिक्स किसी भी बॉडी की किसी भी जगह की पोजीशन को बताने के लिए हम जिस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच पोजीशन ऑफ अनदर बॉडी स्पेसिफाइड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है आपने नाम सुना होगा, तो आप लोगों ने शायद 9-10 में पढ़ा होगा। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर आर टू perpendicular axis, OX axis and OY axis. There are two perpendicular axes, OX and OY. Intersection point of these two axes is known as origin. और अपन क्या करते थे, इस origin के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की किसी भी जगह की पोजीशन को लोकेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट यहां पर है तो अपन क्या करते थे, इसकी पोजीशन बताने के लिए ऑरिजिन से चलते थे x डायरेक्शन में, लेट अस सपोज 5 मीटर चला, फिर x के बाद y डायरेक्शन में चलते थे, लेट अस सपोज 3 मीटर चला, तो मैं खटाखट बोल देता था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज 5,3। यहां पर भी अपन गलत करते थे, कैसे, जैसे मैंने बोला कि कोटा कितना डिस्टेंस पर है, तो अपन ने अपने मन से मान लिया कि सर कहां से के हिसाब से बोल रहे हैं, बूंदी के हिसाब से। तो अपन बैकअप ऑफ द माइंड आ गया कि सर बूंदी के हिसाब से बात करें, मींस बूंदी को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। तो अपना, लेकिन मेरे को क्वेश्चन बोलना चाहिए था डिस्टेंस ऑफ कोटा फ्रॉम बूंदी, लेकिन अपन बूंदी खा जाते हैं क्योंकि अपन सब बूंदी के हैं, इसलिए अपन सोचते हैं सर बूंदी के हिसाब से ही बात कर रहे होंगे। इसी तरह से जब अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए आर 5,3, तो ये फिर स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अपन को बोलना चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए आर 5,3 विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, क्योंकि जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे किसके रेस्पेक्ट में तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनरली अपन ये मान के चलते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे होंगे, इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ही बोल रहे होंगे। अगर आपका कोई पॉइंट बी यहां पर है, इसकी पोजीशन बतानी है, तो अपन क्या करते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए अपन ऑरिजिन से एक्स में चले 4 मीटर, वाई में चले 4 मीटर,
तो अपन फटाफट बोल देंगे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -4,4। माइनस क्यों बोला, क्योंकि ओरिजिन से किधर चलना पड़ा, लेफ्ट हैंड नेगेटिव x की तरफ और पॉजिटिव में y की तरफ चला। तो अपन इस कोऑर्डिनेट के थ्रू इस पॉइंट की लोकेशन पोजीशन बता सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू O। कोई आपसे बोले कि लोकेट अ पॉइंट C whose coordinates are -3, -4 with respect to origin O। जनरली अपन origin O नहीं बोलते, लेकिन अपना मतलब होता है कि ये कोऑर्डिनेट्स किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट -3, -4 है तो अपन x में चलेंगे -3, फिर y में चलेंगे -4, तो अपन C पर पहुंच जाएंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये x और y दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस है। इस दो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू में इस बोर्ड पर या यूं बोलो इस प्लेन पर जिसमें x और y दोनों लाई करें, दोनों स्थित है, इस प्लेन पर, अब इस प्लेन को खींच के इनफाइनाइट तक ले जाऊं, इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी जगह होगी, उसकी पोजीशन में क्या कर सकता हूं, लोकेट कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा पॉइंट यहां आ गया हवा में, तो अब मेरे को इसकी पोजीशन बतानी है। तो मैं चला x में 5 मीटर, y में चला 3 मीटर, लेकिन मैं तो इस पे तो पहुंच ही नहीं पाया, मैं तो केवल बोर्ड पे रह गया। तो इसका मतलब इस पर जाने के लिए मेरे को यूं भी चलना पड़ेगा, और यूं भी चलना पड़ेगा तो मेरे पास ये वाली डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो जिसको अपन क्या लेंगे, z एक्सिस। 9-10 तक अपन जो बात करके आते थे वो एक प्लेन पर करके आते थे, और किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए मेरे पास केवल दो ही परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, उससे मेरा काम चल जाता है। लेकिन चूंकि अब आप 11th में आ गए तो ये प्लेन है, ये x एक्सिस और y एक्सिस बोर्ड के प्लेन पर है, इस प्लेन को थोड़ा आगे कर दूं तो अब यहां पर पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसका मतलब पॉइंट अब कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इस प्लेन पर ही हो, इस प्लेन के बाहर भी हो सकता है और पीछे की तरफ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको स्पेस के अंदर, ये तो केवल एक प्लेन था, लेकिन जब अपन स्पेस हवा की बात करेंगे तो जब आपको स्पेस के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करनी है तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको क्या करनी पड़ेगी, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी पड़ेगी। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, OX, OY and OZ। There are 3 mutually perpendicular का मतलब OX और OY परपेंडिकुलर, OY और OZ भी परपेंडिकुलर, और OX और OZ भी परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो गौर फरमाइएगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, वो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये x एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर मैंने ये y एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो x के भी परपेंडिकुलर और y के भी परपेंडिकुलर। अब OX बोर्ड पर है, OY भी बोर्ड पर है, तो अगर मैं OX के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो पता लगा ये OY के परपेंडिकुलर नहीं हुआ, पैरेलल हो गया। जब OY के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इसी प्लेन पर, इसी बोर्ड के प्लेन पर, तो ये OX के परपेंडिकुलर नहीं हुआ। इसका मतलब इस बोर्ड पर एक ऐसी लाइन नहीं आ सकती जो x और y दोनों के परपेंडिकुलर हो। गौर फरमाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, x और y दोनों इसकी बोर्ड के प्लेन पर है, और x और y दोनों इसके बोर्ड के प्लेन पर है, तो मैं एक ऐसी लाइन इस प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकता, बोर्ड के प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकता जो x और y दोनों के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि x के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो y के पैरेलल, y के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो x के पैरेलल। तो भैया वो तो तीसरी लाइन कौन सी होगी, वो इस बोर्ड के ही परपेंडिकुलर होगी, मतलब समझिएगा कि अगर दो लाइन किसी प्लेन पर है,
और आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो एटलीस्ट वो लाइन उस प्लेन पर तो नहीं होगी, इवन उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, जेड एक्सिस ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ ही नहीं होता क्योंकि यहां मेरे पास कोई प्लेन नहीं है। तो जेड एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो ड्रॉ नहीं होता। तो जेड एक्सिस ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड ही है, इस बोर्ड पर ड्रॉ करने के लिए मैं जेड एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि जेड एक्सिस बोर्ड पर है, क्योंकि अगर जेड एक्सिस बोर्ड पर होता तो ये एक्स के परपेंडिकुलर नहीं होता। अंधे को भी दिख रहा है कि एंगल 90 नहीं है, ये भी एंगल 90 नहीं है। तो एक्चुअल में जो जेड एक्सिस है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो जेड एक्सिस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस और अंदर जाएंगे तो नेगेटिव जेड एक्सिस। मैं जब 11 में था तो मैं जेड एक्सिस को बोर्ड पर ही मानता था, क्योंकि हमारे टीचर्स ने कभी ये नहीं बताया था कि जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, या यूं बोलूं इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन बोथ एक्स एंड वाई। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें वो दोनों एक्स और वाई दोनों लाई करते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी प्लेन पर दो लाइंस जिस प्लेन पर है उस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन उस बोर्ड पर ड्रॉ, उस प्लेन पर ड्रॉ नहीं होगी, वह लाइन उस प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर। बाउंसर ही बाउंसर जा रहे हैं, फिर समझिएगा, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये तो परपेंडिकुलर भी नहीं है ना। लेकिन मेरे से कोई बोलता है कि एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो जो 1 के भी परपेंडिकुलर और 2 के भी परपेंडिकुलर, और दोनों 1 और 2 बोर्ड पर लाई कर रहे। एक ऐसी लाइन बोर्ड पर ड्रॉ करो जो 1 और 2 के दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो 1 के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस बोर्ड पर, तो क्या वो 2 के परपेंडिकुलर है? नहीं। 2 के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो क्या वो 1 के परपेंडिकुलर है? नहीं। इट्स मींस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी भी लिया हूं तो इस बोर्ड पर वो एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता जो 1 और 2 दोनों के परपेंडिकुलर हो। वो लाइन कौन सी होगी? वो इस बोर्ड की ही परपेंडिकुलर होगी। मींस वो लाइन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें दोनों लाई कर रहे हैं। तो जब x और y दोनों बोर्ड के प्लेन पर हैं तो z एक्सिस x के भी परपेंडिकुलर, y के भी परपेंडिकुलर है। तो z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और ये z एक्सिस पॉजिटिव इधर आएगा, अंदर की तरफ नेगेटिव जाएगा। लेकिन जैसा एक प्रॉब्लम है कि z एक्सिस में हवा में ड्रॉ नहीं कर सकता, ड्रॉ तो बोर्ड में ही करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन ध्यान रखना z एक्सिस बोर्ड पर नहीं है, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव z। अब मैंने आपको बोला था ये पॉइंट यहां पर है, इसकी पोजीशन बतानी है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मैं ओरिजिन से चलूंगा, x में चला 5, y में चला 3, और अब मैं इधर बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा हूं। बोले तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं? z डायरेक्शन में। तो z में आया मैं 4, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, 3, 4। तो आज तक तो दो ही कोऑर्डिनेट से अपना 9, 10 में काम चल रहा था, लेकिन अब आपने साइंस ले लिए, 11 में आ गए, तो यहाँ पर को स्पेस में बात करनी पड़ेगी, और स्पेस में बात करनी पड़ेगी तो यहाँ उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, 3 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, x, y और z तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है। गौर फरमाइएगा, स्टैंडर्ड नोटेशन है x, y, z हमेशा कैसे लिखे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। धोस नहीं है कि आप इसको x बोलो, इसको y बोलो, इसको z बोलो। आप चाहे तो इसको x बोल सकते हैं, इसको x बोल सकते हैं, तो ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। आप इसको x बोल सकते हैं, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे यहां पर हमेशा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा। थोड़ी देर पहले पढ़कर आए, क्या पढ़कर आए कि भैया डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आज के बाद हम क्या यूज करने वाले हैं? यूनिट वेक्टर्स। तो स्टैंडर्ड नोटेशन है कि अगर कोई वेक्टर x डायरेक्शन में
अगर कोई वेक्टर x डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, i के, y डायरेक्शन के लिए j के और z डायरेक्शन के लिए k के। तो अब अगर आपसे बोला गया a force acting on a body is 10 Newton Jk, force acting on a body is 10 Newton Jk, it means magnitude of force is 10 Newton and its direction is towards positive y axis। फिर आपसे बोला गया velocity of a car is 20 kilometer per hour minus 20 kilometer per hour ik, velocity of a car is minus 20 kilometer per hour ik, it means magnitude of velocity तो कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो ये माइनस कहां जाएगा, डायरेक्शन में, तो ये माइनस आई केप क्या बोलेगा, किसका जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो भैया लोगों जैसा मैंने बोला आज के बाद किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर्स। तो स्टैंडर्ड नोटेशन है कि अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे आई केप, वाई की तरफ होगा तो जे केप और जेड की तरफ होगा तो के केप यूज करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन बोले तो रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करने का मतलब ब्रेक करना, तोड़ना। तो रिजोल्यूशन का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। तो नो डाउट तोड़ना एडिशन का अपोजिट है। तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू द वेक्टर एडिशन, is just opposite to the vector addition। एडिशन में तो अपन जोड़कर एक बनाते थे, रिजोल्यूशन में क्या करेंगे, एक से तोड़ेंगे और 2 3 4 5 बनाएंगे। एडिशन में अपन तो 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करके एक चीज बनाते थे, और जब रिजोल्व करेंगे तोड़ेंगे तो अपन एक ही चीज के बहुत सारे पीसेस कर देंगे। तो रिजोल्यूशन इज जस्ट अपोजिट टू द वेक्टर एडिशन। तो जब अपन रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो अपन कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे, अपन एडिशन कोई रिवर्स प्रोसेस में पढ़ेंगे। मतलब देखिएगा लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। मेरे से बोला गया एड these 3 वेक्टर्स एंड फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो एडिशन में क्या होता था, आपको ये वेक्टर गिवन होता था बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये वेक्टर गिवन होता था, ये वेक्टर गिवन होता था। बोले तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के बारे में नॉलेज होती थी और आप क्या फाइंड आउट करते थे, आर वेक्टर। रिजोल्यूशन में क्या होगा, ये वेक्टर गिवन होगा और आपको बोला जाएगा इसको तोड़ो, ब्रेक करो। और जब आप इसको तोड़ोगे तो टूटने पर जो पीसेस आएंगे उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मीन्स यहाँ आर वेक्टर गिवन होगा और आपको उसके पीसेस, आपको उसके टुकड़े फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि इनके इन टुकड़ों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे और इनकी डायरेक्शन क्या होगी। और गजब की बात पता है क्या है, आर वेक्टर इन तीनों का एडिशन है, आर वेक्टर इन तीनों से मिलकर बना है। तो ये तीनों के तीनों इस आर वेक्टर के क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट। क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आपका ये आर वेक्टर किससे मिलकर बना है, किसका एडिशन है। तो आर वेक्टर जिन वेक्टर्स का एडिशन है वो वेक्टर्स उसके क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट। तो अगर अपन बोले कि अगर आपने किसी वेक्टर को तोड़ा तो इस तरह से तोड़ा कि उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, उनका कंबाइंड इफेक्ट का मतलब देखना, आर वेक्टर को तोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए। आर वेक्टर को तोड़ के 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर कितने भी आ सकते हैं, ये वेक्टर है, इसके टुकड़े कर दिए, ये वेक्टर्स है।
अगर मैं इनको वापस ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो जिन वेक्टर्स का ये कंबाइंड इफेक्ट है, जिन वेक्टर्स का ये एडिशन है, उन वेक्टर्स को ही आर वेक्टर की क्या बोल देंगे, कंपोनेंट। यूं समझिएगा, ये 10 है, इस 10 को मैं क्या बोल सकता हूं, एडिशन ऑफ 8 एंड 2। 10 को तोड़ा, एक नंबर आया 8, एक नंबर आया 2, तो ये 8 और 2 इस 10 के क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट। अगर मैं इस 10 को 3 पार्ट में तोड़ता तो लेट अस सपोज एक 6 आता, एक 2 आता और एक 4 आता, तो 6 मर्डर कर दिया, 6 आता, 1 आता और 3 आता, अब जाके 10 हुआ। तो 6, 1 और 3 इस 10 के क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट, क्योंकि 6, 1 और 3 को आप ऐड करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा, 10। तो 10 is the combined effect, is the addition of 6, 1 and 3. So 6, 1 and 3 are known as the component of 10. ये एक रोड थी, ये एक रोड थी। मैं चाहूं तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ू, 3 में तोड़ू, 4 में तोड़ू, मेरी इच्छा है कितने में तोड़ू। अगर मैंने इसको ऐसे तोड़ा, एक पीस ही आया, एक पीस ही आया, तो वो जो ये रोड थी is the combined effect of these two. फेविक्विक लगा के जोड़ दो, वापस मिल जाएगी। तो ये दोनों पीस इसके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट। अगर मैं इस पीस को इसमें 4 टुकड़ों में तोड़ देता तो ये पीस इन चारों से मिलकर बना है, चारों को जोड़ दे ये बन जाएगा, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट। तो तोड़ने के रास्ते तो हजारों, किसी भी तो चीज को तोड़ने के रास्ते तो इनफाइनाइट है। अरे इस 10 को मैं 9 प्लस 1 बोल सकता हूं, इस 10 को 8 प्लस 2 बोल सकता हूं, इस 10 को 7 प्लस 3 बोल सकता हूं, इस 10 को 5 प्लस 2 प्लस 3 बोल सकता हूं, इस 10 को 12 माइनस 2 बोल सकता हूं, इस 10 को 12 माइनस 1 बोल सकता हूं ना। तो किसी भी चीज को तोड़ने के तो बहुत सारे रास्ते हैं कि मैं इस 12 को, इस 10 को इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे में क्या कर सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं। लेकिन हाँ जब मैंने 10 को 8 और 2 में ब्रेक किया तो अगर एक कंपोनेंट 8 है तो दूसरा कंपोनेंट 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 और 1 को ऐड करूंगा 10 नहीं आएगा। मतलब क्या निकला कि जैसे इस रोड को मैंने एक बार तोड़ा ऐसे, तो ये इसका एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तभी ये बनेगा। लेकिन अगर कभी मैं इस रोड को कुछ ऐसे तोड़ता तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो अगर एक कंपोनेंट ये तो दूसरा कंपोनेंट ये, अगर एक ये और एक ये, तो ये तीनों मिलकर इसके क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो अलग अलग के कंपोनेंट ले लो, कि अगर आपका 10 8 और 2 का सम है, 10 7 और 3 का सम है, तो 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 8 और 2 को ऐड करेंगे 10 आएगा। तो एक कंपोनेंट 8 तो दूसरा कंपोनेंट 2 होगा, और अगर एक कंपोनेंट 7 तो दूसरा कंपोनेंट 3 होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते एक कंपोनेंट तो इसका ले लो, एक कंपोनेंट इसका ले लो, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 15 नहीं होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्व करने का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, और नो डाउट तोड़ना ब्रेक करना एडिशन का उल्टा है। तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू द वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में अपन क्या करते थे, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को मिलाते थे, फेविक्विक लगा के रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते थे। यहां आपको सिंगल वेक्टर गिवन है, वहां 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स गिवन होते थे, उससे अपन इसको रिजल्टेंट को सिंगल वेक्टर फाइंड आउट करते थे कि इन तीनों को मिलाकर क्या होगी, या इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा। यहां एक वेक्टर गिवन होगा, उस वेक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है। यहां एक वेक्टर गिवन होगा और बोलेंगे इसको तोड़ो और ये बताओ कि यह किसका कंबाइंड इफेक्ट है, बोले तो यह किससे मिलकर बना है। तो वहां ये तीनों गिवन होते थे, इसको फाइंड आउट करना था। यहां ये गिवन होगा और ये टुकड़े फाइंड आउट करने होंगे। जरूरी नहीं कि आप 3 टुकड़ों में तोड़ो, आप 2 में भी तोड़ सकते हो, आप 4 में भी तोड़ सकते हो। चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी, आपकी इच्छा हो जितने टुकड़ों में तोड़ो, लेकिन आपका आर वेक्टर जिन टुकड़ों से मिलकर बना है वो टुकड़े इस आर वेक्टर के क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट। तो इफ अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड into 2 or more than 2 vectors
whose combined effect is same as that of given vector, then the resolved vectors are known as components of given vector. तो अगर किसी वेक्टर को इस तरह से रिजॉल्व किया गया है कि जिनका कंबाइंड इफेक्ट गिवन वेक्टर है, तो रिजॉल्व वेक्टर टुकड़े पीसेस इस वेक्टर के क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट। तो आज मैं कंपोनेंट बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर आर वेक्टर ऑब्टेन करता था, तो इसका मतलब आर वेक्टर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, इन दोनों का एडिशन है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे? आर वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे। अब एक बात देखिएगा, ये तो मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली बताया, अब मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बताता हूं। ये एक वेक्टर है, आप इसको कोई भी नाम दे दो, चलो मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर, ठीक। मैं से कहा इसको तोड़ो, या यूं बोलो ये ए वेक्टर किन वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट है, तो मैंने बोला ये ए वेक्टर, इस वेक्टर और इस वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट है। क्यों? फर्स्ट एक वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यह वेक्टर इन दोनों के एडिशन को बताएगा। बोले तो मेरा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों से मिलकर बना, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर ए वेक्टर के क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट। रिजोल्यूशन में मेरे को ये गिवन होगा, ये दोनों मेरे को फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसी ए वेक्टर को इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन मान सकता था। अगेन फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पर सेकंड ड्रॉ किया, फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वह वेक्टर इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए वेक्टर को मैं बोल सकता हूं डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बोल सकता हूं, तो डी और ई इसके क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट। इस ए वेक्टर को मैं इन दोनों का एडिशन मान सकता हूं, इस ए वेक्टर को मैं इन दोनों का एडिशन मान सकता हूं। कर क्या रहा हूं मैं? मर्जियों जिधर एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं और उसके फाइनल पर एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करता हूं जो कहां जाकर फिनिश होता है? ए वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर। तो मेरा ए वेक्टर इन दोनों का भी कंबाइंड इफेक्ट है, तो इसका मतलब मैं किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइट वे में क्या कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता हूं, रिजॉल्व कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं। ये मेरा ए वेक्टर इन दोनों का एडिशन, 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 ठीक। तो जब अपन किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, इस तरह से रिजॉल्व करते हैं कि वो जो टुकड़े आपको मिले, जो टुकड़े आपको रिजॉल्व करने को तोड़े, जो टुकड़े आपको मिले उन टुकड़ों को वापस फेविक्विक लगा के जोड़ दो, तो गिवन वेक्टर आपको मिल जाए। तो वो जो टुकड़े होंगे वो पीसेज होंगे, उस वेक्टर के क्या होंगे? कंपोनेंट। अगर मैं 15 को ब्रेक करता हूं 11 और 4 में, तो ये 15 इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, तो 11 and 4 आर द कंपोनेंट्स ऑफ 15। अब आप सब जानते हैं इस 15 को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे में ब्रेक कर सकता हूं, उसी तरह से मैं इस ए वेक्टर को भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे में ब्रेक कर सकता हूं। लेकिन जब मैं रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, तोड़ने की बात कर रहा हूं, तो मैं बिना दिमाग लगाए नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि जब किसी चीज को तोड़े तो थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्योंकि दिमाग लगा के तोड़ेंगे तभी उस चीज का फायदा है, अदरवाइज तो नुकसान ही नुकसान है। तो जब मैं किसी वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा, तोड़ूंगा, तो वो जो रिजॉल्व वेक्टर है, जो उसके कंपोनेंट्स आएंगे, वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। क्यों मैं इस तरह से कर रहा हूं उसका रीजन मैं किसी दिन बताऊंगा, उसके रीजन में बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो देखना क्या कहना चाह रहा हूं, ये ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को मैं इन दोनों का एडिशन मान सकता हूं, तो ये बी वेक्टर और सी वेक्टर ए वेक्टर के कंपोनेंट है, लेकिन बी वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। इस ए वेक्टर को मैं इन दोनों का एडिशन मान सकता हूं, इस ए वेक्टर को इन दोनों का एडिशन मान सकता हूं, लेकिन ये जो कंपोनेंट मेरे पास आ रहे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन जब मैं किसी वेक्टर को तोड़ूंगा तो बिना दिमाग लगाए नहीं तोड़ूंगा, मैं चाहूंगा कि इसके जो ये पीसेज आए, ये पीसेज जो ये कंपोनेंट्स हो, ये एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। तो जब किसी वेक्टर के कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे,
तो इस तरह के कंपोनेंट को अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द कंपोनेंट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर का मतलब 90 डिग्री, लेकिन मेरे मुंह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं निकलेगा, मैं बोलूंगा तोड़ दो, रिजॉल्व कर दो। तो मेरा हमेशा मीनिंग किससे होगा कि मैं तोड़ूंगा तो वो जो टुकड़े आए वो एक दूसरे के क्या नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन मैं किसी दिन बताऊंगा, अभी आपके सामने आएगा भी नहीं। और बहुत से टीचरों को नहीं पता कि परपेंडिकुलर क्यों तोड़ते हैं। आप किसी टीचर से पूछ के देखना कि इसको परपेंडिकुलर में क्यों ब्रेक किया। 95% टीचर्स को नहीं आता, बस वो तोड़ देते हैं। तो मैं किसी दिन इसका रीजन बताऊंगा कि ये मैंने परपेंडिकुलरली क्यों तोड़े, क्या रीजन रहा, इससे क्या मेरे को बेनिफिट मिला। ठीक है, तो अब लेट अस सपोज ये मेरे पास वेक्टर है, ए वेक्टर। मेरे से बोला गया इसको ब्रेक कीजिए, रिजॉल्व कीजिए। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं इसको क्या करूंगा, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा। तो इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं। इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए क्या करूंगा, इसके इनिशियल पॉइंट से जब भी किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है, उसके लिए क्या करूंगा, इसके इनिशियल पॉइंट से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जिधर भी मेरे को इच्छा है। तो मैंने अभी हाल फिलहाल इधर ड्रॉ कर दी, मैं चाहता तो इधर भी ड्रॉ कर सकता था, मैं चाहता तो इधर भी ड्रॉ कर सकता था। तो उसके इनिशियल पॉइंट से आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आप उसके फाइनल पॉइंट से उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले तो इनिशियल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, उसके फाइनल पॉइंट से उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। तो जैसे मैंने इसके फाइनल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, चलो इसको O बोल देते, इसको M बोल देते, इसको N बोल देते। जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मेरा दिमाग काम किया। मैंने कहा यार इस A वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, OM वेक्टर, OM वेक्टर। OM में O इनिशियल और M फाइनल, ये वेक्टर को लिखने का एक तरीका है। तो मैं इस A वेक्टर को OM वेक्टर, इसको नाम दे दिया चलो मैंने B वेक्टर, और MN वेक्टर जिसको नाम मैंने दे दिया C वेक्टर। तो मेरा दिमाग काम किया कि यार मैंने कहा कि ये A वेक्टर इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन, और पता लगा ये दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने इसके फाइनल पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो मैंने कहा कि ये A वेक्टर इन दोनों का एडिशन है। अब चूंकि मैंने A वेक्टर तोड़ दिया, और जब मैंने A वेक्टर तोड़ दिया तो ये दो टुकड़े आ गए। अरे ये चौक थी आपके पास, ये चौक थी, अब आप चौक तोड़ा तो अब आपके पास वो चौक थोड़ी हुई, अब आपके पास चौक के कितने पीसेज आ गए, दो पीसेज आ गए। तो मैंने बोला इस दिस A वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दीज टू। तो अब ये A वेक्टर नहीं रहा मेरे पास ये दो टुकड़े आ गए। कौन कौन से टुकड़े आ गए, एक तो OM वेक्टर आ गया जिसको मैंने B वेक्टर बोला, और ये क्या आ गया MN वेक्टर जिसको मैंने क्या बोला, C वेक्टर बोला। अब मैं बोल सकता हूं ये B वेक्टर और ये C वेक्टर, दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर दिया, दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली आपका जो ये वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन है। गौर फरमाइएगा, एडिशन में क्या होता था, ये दो वेक्टर्स दे रखे होते थे आपको, आपसे बोला जाता है इन दोनों को ऐड कीजिए, रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन कीजिए। तो आप बोलते थे फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करो, उसके फाइनल पर सेकंड ड्रॉ करो। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ करते थे। यह वेक्टर इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करता था। तो अगर ये एक पीस है लकड़ी का, ये एक पीस है लकड़ी का, दोनों को फेविक्विक लगा दिया, कितने पीस बचेंगे, एक ही तो रहेगा। तो इन दोनों को हटके केवल क्या आ गया, ये सिंगल आ गया। तो एडिशन में अपन यूं चलते थे, एडिशन में ये दोनों गिवन होते थे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। रिजोल्यूशन में क्या होगा, ये गिवन होगा, और आपसे बोला इसको तोड़िए, लेकिन मैंने कहा तोड़ते टाइम में दिमाग लगाऊंगा और इस तरह से तोड़ूंगा
कि जो कंपोनेंट आएंगे वो एक दूसरे के क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आने चाहिए। तो मैं जब भी किसी वेक्टर के रिजोल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, उसकी इनिशियल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और फाइनल पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन मान सकता हूं। ठीक बोले तो जब इस ए वेक्टर को तोड़ूंगा तो मेरे पास ये दो टुकड़े हैं और ये दो टुकड़े हैं जिनका कंबाइंड इफेक्ट यही वेक्टर है। तो ये दोनों टुकड़े इस ए वेक्टर के क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैं फिर बता दूं, ये इक्वेशन आपको एडिशन की तो दिख रही है, एडिशन की तो दिख रही है। एडिशन में ये दोनों पता होते थे, इसको फाइंड आउट करते थे। रिजोल्यूशन में ये गिवन होगा और ये दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक खास बात है, क्या खास बात है कि यहाँ ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। जब अपन दो वेक्टर्स को ऐड करते थे ना तो जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लेकिन यहां तो मैंने तोड़ा ही ऐसे है कि जो दोनों टुकड़े हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मींस एक तरह से एडिशन का स्पेशल केस है, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर है। तो आपको मेरे को याद आता है, क्या याद आता है कि अगर बी वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या होगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर ऑल स्क्वायर रूट। अरे भैया लोगों, हो गया ना बेहोश, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होल स्क्वायर रूट। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बोले तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये ए आ गया। और अगर बी और सी परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 की वैल्यू 0। वहां पर आप लोगों ने ये ऐसे देखा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और स्पेशल केस व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो ये कितना आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यह इक्वेशन है तो ऑलमोस्ट वो की वही दिखने वाली है जो एडिशन में दिखने वाली दिखती थी। लेकिन एडिशन और इसमें डिफरेंस ये है, एडिशन में ये दोनों गिवन होते थे, ये फाइंड आउट करना है। रिजोल्यूशन में ये दोनों गिवन है, ये दोनों फाइंड आउट करना है। लेकिन इन दोनों की एक स्पेशल केस है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। क्योंकि जब भी मैं किसी वेक्टर को तोड़ूंगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब जब भी मैं वेक्टर्स को रिजोल्व करूंगा उसके कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन मेरे मुंह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं निकलेगा। आगे जाकर मैं पता नहीं कितनी बार वेक्टर्स को तोड़ूंगा, इस चैप्टर में नहीं, पूरी फिजिक्स में वेक्टर आने वाला है। तो जब भी मैं बोलूंगा अरे तोड़ दो वेक्टर से को, तो इसका मतलब हमेशा किस पे तोड़ना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फाइनल पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो इस वेक्टर को मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों का सम बोल सकता हूं। बोले तो इसको तोड़ के मेरे पास ये क्या गए, दो वेक्टर्स। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, ये जो वेक्टर्स है इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि मेरे को क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, तो इस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड आएगा, इसका क्या मैग्नीट्यूड आएगा, वो कल नेक्स्ट क्लास में अपन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू, आज के लिए बहुत है।